वो खराब हो रखा है पूरा। उसको वो लगाना होगा। लगा नहीं आ रहा केस। लग जाए तो लगाना है। कोई नहीं लगता। ये निशान पूरी है। ये इसके पूजा पे छपवा है ना। वो तो मुंह में लग जाएगा ना। ठीक है। नहीं करेगा। तो दूसरा ठीक करेगा ना। उसको हिला के देखने यार। उसको देखने यार। तो मैंने तेरे को कहा था ना इसको लगवा दे। हाँ बेटा। बैठो। चलो कोई नहीं अभी तो बैठ जाओ। है ना। अंकित इसको बंद करोगे यहाँ से। इसको यहाँ से मैंने चालू कर दिया था यार। चलो देखिए। देखिए कल हम एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे और मैंने आपको कहा था कि भाई हम एविडेंस की जो तैयारी करेंगे इस तरीके से करेंगे कि फिलहाल प्री के लिए क्या क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उन पे फोकस करते हुए हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कल हमने सेक्शन 1 देखा था, इसका ऑब्जेक्ट देखा था। उसके बाद में सेक्शन सेकंड में हमने डेफिनेशंस देखी थी। ठीक।
सेक्शन 2 BSA इक्वल टू सेक्शन 3 और 4 इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों इक्वल है। वहां इंटरप्रिटेशन क्लोज था, यहां पर डेफिनेशन दी हुई है। वहां पर क्या था? इंटरप्रिटेशन क्लोज था, यहां पर डेफिनेशंस दी हुई है ना। पहले डेफिनेशन किसकी थी? कोर्ट की थी। कोर्ट की डेफिनेशन में दो पॉजिटिव दे रखे थे कि भाई न्यायालय और मजिस्ट्रेट में इसमें इंक्लूड, और फिर उसके बाद कोमा लगा करके इन्होंने कहा कि इसके अलावा और कौन हो गए कि जो भी क्या करते हैं, ऑन ओथ एविडेंस ले सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यायालय की डेफिनेशन में आएंगे, सिवाय आर्बिट्रेटर। तो बाकी सारे के सारे कौन कौन आ गए? जितने भी ट्रिब्यूनल्स है ना, क्वासी कोर्ट्स है, वो सारे के सारे एविडेंस में किसके डेफिनेशन में आ गए? कोर्ट के डेफिनेशन में आ गए। ठीक। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं परजम्पशन की। किसकी बात करते हैं? परजम्पशन की, उपधारणा की। परजम्पशन की बात करते हैं। एक बात बताओ, परजम्पशन क्या होती है? उपधारणा। उपधारणा क्या होती है? तो परजम्पशन हम किसे कहेंगे ये बताइए आप। उपधारणा किसे कहेंगे? वो तो धर्म की परिभाषा में है, धारण करने योग्य। हिंदू लोग पढ़ते हैं तब आता है ये तो, कि धर्म क्या है, कि धर्म दह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। नहीं, देखो, परजम्पशन इज हाईली प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? हाँ, अत्यधिक संभावना। किस चीज से आती है? ये आती है एक्सपीरियंस नेचर से। किससे आती है? एक्सपीरियंस और नेचर से आती है। एक बात बताओ, सामने अगर धुआं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो धुआं तो दिखा, आग तो दिखी नहीं, लेकिन आपने क्या किया? क्या किया? परजम्पशन की कि नहीं की? आगे बात समझ। ठीक। तो जो भी परजम्पशन होती है वो हाईली क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। यानी हम किसी की अधिक संभावना, और किसके आधार पर? उस कार्य की नेचर और एक्सपीरियंस के आधार पर की जाती है। नहीं, इसे क्या बोलते हैं? उपधारणा बोलते हैं। ठीक। अब परजम्पशन तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है परजम्पशन। तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मे परज्यूम। पहली होती है मे परज्यूम। दूसरी होती है सेल परज्यूम। और तीसरी होती है कंक्लूसिव। ठीक। अब जब पुराना एविडेंस एक्ट था, उसमें तो ये ऐसे दे रखी थी सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या था? एक साथ दे रखी। अब यहां इन्होंने क्या कर दिया? डेफिनेशन क्लोज बना दिया। तो इसको दे दिया 2H में,
सॉरी, सेल परज्यूम को कहां दे दिया, 2H में दे दिया। सॉरी, मे परज्यूम को तो 2H में दे दिया, सेल परज्यूम को 2L में दे दिया। सॉरी, 2L में दे दिया और 2B में क्या दे दिया, कंक्लूजिव प्रूफ दे दिया। ठीक। अब परजम्पशन की बात करें तो परजम्पशन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहली होती है परजम्पशन ऑफ फैक्ट और परजम्पशन ऑफ, ऊपर की जो मे परज्यूम है इसको बोलते हैं परजम्पशन ऑफ फैक्ट। क्या बोलते हैं, परजम्पशन ऑफ फैक्ट, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, परजम्पशन ऑफ लॉ। आगे बात समझे, क्या बोलते हैं, परजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारण। नहीं, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। सर एक खंडनीय एक अखंडनीय है। देखो, परजम्पशन ऑफ लॉ में कोर्ट बाउंड है। कोर्ट क्या है, बाउंड है, कि जहां कहीं पर भी सेल परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ लिखा हुआ है वहां कोर्ट क्या करेगा, परजम्पशन करेगा। यानी उसकी मजबूरी है, करनी पड़ेगी, ना नहीं कर सकता। लेकिन जहां पर में परज्यूम लिखा हुआ है ये परजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है और ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर। क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर्स, कि कोर्ट चाहे तो परजम्पशन करे और चाहे तो नहीं। आगे बात समझ, जैसे सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट की बात करें, उसमें क्या दे रखा है। जैसे एक बात बताओ, कई बार आपने होता है ना कि आप किसी व्यक्ति से मिल के आए 2 दिन पहले और 4 दिन बाद में आपने फोन किया और बताओ भाई साहब कैसे हैं? लोग साहब भाई साहब तो एक्सपायर हो गए। लोग कहा, कैसे मर सकते हैं, परसों तो मैंने जिंदा देखा था। 20 साल का लड़का है, 40 साल का आदमी है, कहां मर सकता है। तो यहां कोर्ट चाहे तो प्रजम्पशन करे कि भाई वो जिंदा होगा, नहीं, नहीं भी करे। लेकिन जहां पर भी लिखा हुआ है क्या, उपधारणा करे, सेल परज्यूम, वहां कोर्ट को क्या करना पड़ेगा। अब दो चीज, ये जो कंक्लूसिव प्रूफ है और सेल परज्यूम दोनों ही कैसी हैं, प्रजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारणा। इन दोनों में क्या फर्क है, ये जो प्रजम्पशन ऑफ सेल है इसको बोलते हैं इररिब्यूटेबल प्रजम्पशन, विधि की खंडनीय उपधारणा। चोरी, रिब्यूटेबल, खंडनीय उपधारणा। किसको, सेल परज्यूम को क्या बोलते हैं, खंडनीय उपधारणा। और कंक्लूसिव प्रूफ को क्या बोलते हैं, इररिब्यूटेबल, अखंडनीय उपधारणा। यानी इस उपधारणा का खंडन किया जा सकता है। कोर्ट की मजबूरी है, प्रजम्पशन करेगा, लेकिन इस प्रजम्पशन का क्या किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ अगर एक बार कोई चीज हो गई तो उसकी प्रजम्पशन नहीं की जाए, खंडन नहीं किया जाए। ठीक, कैसे,
कैसे? एक बात बताओ, जैसे मैं आपके घर पे जाता हूं और आपका घर अच्छा है, मैं आपको क्या कहूंगा कि मकान अच्छा है आपका, या ये पूछूंगा कि किराए पे ले रखा है क्या? क्या पूछूंगा? भाई मैं आपके घर पे जा रहा हूँ और मैंने देखा है आपने बड़ा अच्छा मकान बना रखा है, अच्छी तरीके से सलीके से व्यवस्थित कर रखा है, अच्छी तरीके से रह रहे हैं। नहीं, मैंने गया, अच्छा लगा, मेरे को कंफर्टेबल लगा, मैं यही कहूंगा ना कि आपने यार मकान अच्छा बना रखा है, या ये पूछूंगा कि आपका है कि किराए पे ले रखा है? नहीं, फिर मैं कहता हूँ कि, तो फिर वो कहता, सर मैंने तो किराए पे ले रखा है। ये तो आप कहोगे कि सर ये तो मेरा नहीं है, मैंने तो किराए पे ले रखा है और ये पहले से ही, है ना, मैंने तो फुल्ली फर्निश्ड लिया था, उसमें सारी व्यवस्थाएं थी। ये आपकी तरफ से। तो यानी मैं आपके पोजीशन में कोई चीज है तो मैं क्या मानूंगा? क्या मानूंगा? आप ही की है। यानी पोजीशन क्या है? इज द नाइन्थ पॉइंट ऑफ द ओनरशिप। कि अगर आपके पास कोई चीज दिख रही है तो मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि कहां से लाए, मैं तो यही मानूंगा ना। और ऐसे बोल दे कि यार कहां से लाए, होगा क्या मैं खरीद नहीं सकता? होता है। तो परजम्पशन इज पोजीशन, लेकिन आप खंडन कर सकते हैं ना कि ये इसकी नहीं है, ये तो किराए पे रह रहा है। तो शख्स, ये होती है सेल परजू। लेकिन समझो, एक होता है कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी की शादी हो गई और शादी के बाद में बच्चा पैदा होता है, क्या माना जाएगा? लेजिटिमेट। लेजिटिमेसी। तो सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट क्या कह रहा है? दो बातें कह रहा है कि भाई देख, या तो किसी की शादी हो रखी है विवाह के पश्चात, नहीं, या मान लीजिए किसी का विवाह टूट जाए, दो रीजन से टूट सकता है, या तो पति की मृत्यु हो जाए या डिवोर्स हो जाए। और जैसे ही पति की मृत्यु हुई या डिवोर्स हुई तो पत्नी अविवाहित हो जाती है कि नहीं हो जाती? भाई, महिला अविवाहित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो विवाह मृत्यु या विवाह विच्छेद के कारण पत्नी अविवाहित हो गई, तो अविवाहित होने के कितने दिन में, 280 दिन में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक, प्लस ये शर्त कि जब बच्चे का गर्भाधान हुआ था, जब बच्चा कंसीव हुआ, उस वक्त माता पिता की पहुंच थी, यानी उस व्यक्ति की जिससे शादी हुई थी, महिला से क्या थी? पहुंच थी, यानी उनके रिलेशन हो रहे थे, है ना? तो वो जो बच्चा पैदा होगा, ये दो शर्तें पूरी करने के बाद, विवाह के बाद या कितने दिन, 280 दिन, कब? अविवाहित होने पर। और साथ में जब बच्चे को कंसीव किया गया था, दोनों की अप्रोच थी, तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा लेजिटिमेट है। किसका? किसका? उस व्यक्ति का। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खंडन के लिए किसी ने डीएनए रिपोर्ट पेश की? नहीं। ठीक।
किस पोचीराम का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्या नाम था उसका, महिला का नाम दिमाग में नहीं आ रहा, कोई नहीं, आगे डिस्कस करेंगे तब। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये दो शर्तें पूरी हो रही है ना, भाई ये दो शर्तें पूरी करने के बाद क्या प्रजम्पशन की जा रही है कि बच्चा लिजिटिमेट है, धर्मज। बच्चा क्या है? लिजिटिमेट है, धर्मज। हमने डीएनए रिपोर्ट पेश की, कांति देवी वर्सेज पोचीराम का केस, कांति देवी वर्सेज पोचीराम का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, कौन सी दोनों शर्तें, तो खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं कर, बच्चा फिर भी क्या माना जाएगा? लिजिटिमेट ही माना जाएगा, धर्मज ही माना जाएगा। ठीक। तो कहने का मतलब हमने दो प्रजम्पशन देखी विधि की, एक सेल परज्यूम और एक कंक्लूसिव प्रूफ। जो सेल परज्यूम है उसका क्या किया जा सकता है? खंडन किया जा सकता है, इसका खंडन, और तथ्य की प्रजम्पशन का खंडन किया जा सकता है, और कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो प्रजम्पशन करे, चाहे तो प्रजम्पशन नहीं करे। ठीक। मे परज्यूम में क्या लिखा रखा है कि जहां जहां इस एक्ट में मे परज्यूम वर्ड लिखा हुआ है, वहां वहां न्यायालय क्या करेगा? इस बात की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उपधारणा कर सके। ठीक। तो सेक्शन, अब मे परज्यूम कहां कहां लिखा हुआ है, इसकी लिस्ट बना लो और साथ के साथ तैयार करते चलना, आगे के लिए मत छोड़ना। इसकी लिस्ट बना दो कि एविडेंस एक्ट में मैं परज्यूम, तो दो लिस्ट बनेगी इसकी। एक बनेगी इंडियन एविडेंस एक्ट, एक लिस्ट किसकी बनेगी? इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें सेक्शन 86, 87, 88, 88A और 90, 90A। ठीक। 113A और 114, कितना? 114। इन सेक्शनों में मे परज्यूम लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि इन सेक्शनों में कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो अवधारणा करे, चाहे तो अवधारणा नहीं। समझ गए? अब यहां पर सेक्शन 86 तो हो गया, क्या 88, 86 क्या हो गया, 87 हो गया, 89। इस 88 को क्या कर दिया है? रिपील कर दिया है। सेक्शन 88 को क्या कर दिया है? रिपील कर दिया है। 88A क्या हो गया? 90, और 90 क्या हो गया? 91, और 90A क्या हो गया? 92।
92 हो गया सर, 90। सॉरी सॉरी, 90 वो, हाँ 92 हो गया और ये 90। उसके बाद में सेक्शन 113, सॉरी, ए हो गया 117 और ये हो गया 119। और इसको गुणा कर लेना और ऊपर लिख देना रिपील। ठीक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट की लिस्ट हो गई, और सॉरी, और ये हो गई बीएसए की लिस्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लिस्ट, जहां ये वर्ड आपको मिले। ठीक है, फिर उसके बाद में लिस्ट बनाइए सेल परज्यूम, इररिब्यूटेबल, क्या बोलेंगे इसे, विधि की खंडनीय उपधारणा, रिब्यूटेबल प्रजम्पशन ऑफ लो, विधि की खंडनीय उपधारणा। इसकी लिस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएसए। ठीक, इंडियन एविडेंस एक्ट में 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85A, 85B और 85C, 107, 108, 109, 1010, 1011, 1011A, 113B और 114। ठीक है, दूसरे की लिस्ट कहां बनी है, यानी सेक्शन 79 से 85 पे, और सॉरी एक 89 हो रहा। लिस्ट बना लो, किताब में लिखी हुई लिस्ट खराब है और तुलनात्मक लिस्ट बनानी है। देख दिया ना, सर 114A। 114A, हाँ सॉरी ए, बी नहीं है, सॉरी 114, बिल्कुल। अब आ जाओ इसके सेक्शनों को। सेक्शन 79 बन गया, 78, सेक्शन 80 बन गया, सेक्शन 79, 81 बन गया, 80, 81A बन गया 81, और सेक्शन 82 क्या हो गया है, रिपील हो गया है। सेक्शन 82 क्या हो गया है, रिपील हो गया है।
फिर 83 बन गया, 82, 84 बन गया, 83, 85 बन गया, 84, और 85 ए बन गया, 85 बी बन गया, 86, 87। और सेक्शन 89 बन गया 91। और 107 बन गया 110, 108 बन गया 111, 109 बन गया 112, 110 बन गया 113, 111 बन गया 114, 111 ए बन गया 115। एक 113 बी बन गया 118, और 114 ए बन गया 120। ठीक, लिस्ट बना के परजम्पशन को एक बार आप क्या करना, घर जाने के बाद अपनी नजरों में से डाल दे। फिर तीसरा कौन सा है, कंक्लूसिव प्रूफ, कि जहां एक तथ्य दूसरे तथ्य का क्या बना दिया गया, कंक्लूसिव प्रूफ, और पहला तथ्य साबित कर दिया गया है तो दूसरे की उपधारणा खंडन करने नहीं दिया जाएगा, दूसरे तथ्य का खंडन करने नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए तीसरा, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ के एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शन थे, सेक्शन 41, 112, 113। 41, 112, 113 और सेक्शन 82 आईपीसी, सेक्शन 82 आईपीसी कि अगर ये साबित कर दे कि बच्चा कितना है, 7 साल से कम का है, तो कोई अपराध नहीं किया है। अब देखिए सेक्शन 41 बन गया 35, नहीं, और 112 बन गया 116, 113 को क्या कर दिया है, रिपील कर दिया। सेक्शन 113 को क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया। ठीक, तो परजम्पशन कितने प्रकार की होती है, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा। अब आप ये कहोगे कि आपके पास लिस्ट होगी, लिस्ट में वो सेक्शन भी दे रखे होंगे, किसके, एस्ट्रोपल वाले, एस्ट्रोपल वाले दे रखे होंगे, बैरेक्ट में भी दे रखे हैं, किताब में भी दे रखे हैं, दे रखे हैं। आपके पास जो लिस्ट होगी उसमें दे रखा होगा। है ना, सेक्शन 25 बीएसए पढ़ो, सेक्शन 25 बीएसए।
क्या दे रखा है? हैं? आ रही बात समझ में? विबंध और निश्चायक सबूत में अंतर है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं तो ये सेक्शन बनता ही नहीं। तो एस्ट्रोपल कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, जबरदस्ती वो लिस्ट बना रखी है किताब वालों ने, है ना। अब आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा? देखो लिस्ट याद करनी पड़ेगी आपको, एक बार रीडिंग में मान लेना कि इन सेक्शनों में क्या दे रखा है, बाकी इनमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपसे दे दिया कि कौन सा सेक्शन इरिबेटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ का है, नहीं, उसमें दे दिया सेक्शन 80, 9, 90, सेक्शन 114 और सेक्शन 35। कौन सा होगा बीएससी का? क्या? विधि की खंडनी उपधारणा रिब्यूटेबल से संबंधित तो कौन सा है? इरिब्यूटेबल से संबंधित 30। और सेक्शन 113 को क्या कर दिया है? तो प्रेजम्पशन कितने प्रकार की हैं, कहां कहां है? 2H, 2L और 2H में और 2B में। 2B में कंक्लूसिव प्रूफ सी के अकॉर्डिंग, फिर M से 2H और वो 2L लास्ट में सेल परज्यूम। तो पहली डेफिनेशन कंप्लीट है अपनी। अब देखो वहां तो इन्होंने इजी बना रखा था, किन्होंने? एग्जामिनर ने क्या बना रखा था? एविडेंस एक्ट में इजी बना रखा था। अब यहां तो क्या कर दिया, उन तीनों को बखेर दिया। अरे वो डेफिनेशन है ही नहीं, सेक्शन 4 डेफिनेशन था ही नहीं, एक्सप्लेनेशन था, उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये मानो कि आपका पुराना ज्ञान है, 4 पढ़ा हुआ है, इसलिए आपने इसको संभाल लिया। नया व्यक्ति कैसे संभालेगा इन सेक्शनों को? एक साथ नहीं पढ़ेगा तो। लेकिन 4 को भी डेफिनेशन क्लोज में डाल दिया। चलो कोई नहीं, अब डाल दिया तो अपने को तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आता है डिस्प्रूव। देखो 3 वर्ड दे रखे हैं, डिस्प्रूव, प्रूव और नॉट। 3 वर्ड दे रखे। अब इनकी डेफिनेशन पहले तो यही थी, प्रूव, डिस्प्रूव और नॉट। पॉजिटिव प्रूव थी, नेगेटिव और सेक्युलर न्यूट्रल कौन सी थी? नॉट। अब इन्होंने क्या बना दिया, 2C में तो डिस्प्रूव और सेक्शन 2F, नहीं नहीं, 2I में, I और J में डिस्प्रूव तो कहा है 2C में, ये 2I में, और ये तो है 2J में और 2I में, और ये कहां था? सेक्शन 3 में ओपन था। ठीक। प्रूफ क्या होता है, किसे कहेंगे हम प्रूफ? भाई आपके सामने कोई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मटेरियल बताया, उस पर आप विचार करने के बाद ये मानते हो कि इन फैक्ट्स का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, नहीं। जैसे मैं ये कहूँ अंकित को कि अंकित आपके पापा जयपुर आए थे,
वो कहा, नहीं सर आते तो मेरे से भी मिल करके जाते। नहीं, मैंने कहा देखिए सिंधी कैंप का था वहां पे खड़े हुए हैं, उसकी फोटो। वो कहा सर पुरानी भी हो सकती है। मैंने कहा ये आज की कॉल डिटेल लोकेशन सिंधी कैंप के पापा जी के फोन की है ना? वो कहा हाँ। अब इन दो तथ्यों को देखने के बाद अंकित क्या मान रहा है? क्या मान रहा है? कि पापा आए थे। आई बात समझ? कई बार क्या होता है कि फैक्ट से डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हम उन परिस्थितियों का जो जिक्र करते हैं मामले में, क्या करते हैं, जिन परिस्थितियों में फैक्ट्स पेश करते हैं उनके आधार पर एक प्रूडेंट पर्सन, कौन? प्रूडेंट पर्सन का मतलब जिसमें समझ हो, सोच समझ सकता हो, उसको बोलते हैं क्या? प्रूडेंट पर्सन। और उसकी राय है कि इन तथ्यों का अस्तित्व होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? प्रूफ, साबित, ये कहेंगे। अब हम इसके अपोजिट लें कि कोई फैक्ट पेश करूं, जैसे मैं अंकित को कहूं कि अंकित तेरे पापा जयपुर आए, तो इसने मान लिया हाँ भाई जयपुर आए थे, मगर मेरे से मिलके गए थे। अब फैक्ट क्या है कि अंकित के पापा जयपुर आए थे कि नहीं आए थे? अब ये मान रहा है कि जयपुर आए थे क्योंकि सर ने कहा है, ठीक। फिर अंकित के सामने इसकी फैक्ट पेश किए गए, इसकी सिस्टर ने फोन किया कि पापा तो उधर गांव में ही थे और हम वहां पर बालाजी के गए थे, और ये बालाजी के दर्शन की फोटो रही, ये लोकेशन रही। क्या साबित हो रहा है? कि इनके पापा जयपुर, ये तथ्य साबित हो रहा है। तो यानी तथ्यों को देखने के बाद या तो आदमी ये विश्वास करे कि इन तथ्यों का अस्तित्व नहीं, या जिन परिस्थितियों में वो तथ्य पेश किए गए एक प्रूडेंट पर्सन को इस आधार पर अनुमान करना चाहिए कि उन तथ्यों का एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तब हम ये कहते हैं नोट प्रूफ। दो पार्टों में है, एक तो डायरेक्ट हम एग्जिस्टेंस समझ रहे हैं, एक सर्कमस्टेंस के आधार पर वो समझ रहे हैं, ठीक। और नोट प्रूफ कि जब पेश किए गए तथ्यों से न तो कोई बात साबित हो और न ही ना साबित हो, तब हम ये कहते हैं कि साबित नहीं होगा। तीन चीजें समझ गए? प्रूव्ड दो चीजों से होता है, किसी से कि फैक्ट को देख करके अनुमान किया जाए कि एग्जिस्टेंस है, या जिन परिस्थितियों में वो फैक्ट पेश किए गए हैं उनको देखने के बाद व्यक्ति क्या सोचता है कि इन तथ्यों का एग्जिस्टेंस है, तो प्रूव्ड। और ये सोचता है कि अस्तित्व नहीं है, नॉट प्रूफ, सॉरी डिसप्रूव। और तीसरा, जब, तो इसको क्या बोलेंगे? ना साबित। ये क्या हुआ? साबित। और ये साबित नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है? साबित नहीं हुआ। इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लेना, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लेना, साबित नहीं हुआ। ठीक है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा। देखो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी कौन सी? डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड क्या कहता है? इन रिलेशन ऑफ ए फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट इज नॉट एग्जिस्ट। पहला तो क्या है? डायरेक्ट फैक्ट को देखने के बाद कोर्ट क्या सोच रहा है कि तथ्य क्या है? नॉट एग्जिस्ट। फिर क्या कह रहा है? और कंसिडर इज नॉट एग्जिस्टेंस इन प्रोबेबल दैट द प्रूडेंट पर्सन ought under the circumstances of the particular case act upon the supposition that it is not exist। समझ गए? और उसमें भी वही दो बातें कि अगर न्यायालय के समक्ष पेश किए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय विचार करता है कि इन तथ्यों का अस्तित्व है, या न्यायालय इस बात की अवधारणा करता है कि एक सामान्य साधारण प्रज्ञा वाला व्यक्ति
इन परिस्थितियों में क्या उपधारणा करेगा कि इन तथ्यों का अस्तित्व है, तो उसे क्या मानेंगे, प्रूफ्ड। समझ गए? देखिए प्रूफ की डेफिनेशन, जब कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय के समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व, पहला है ना, या डायरेक्ट एग्जिस्टेंस ले रहा है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उन तथ्यों का क्या है, अस्तित्व है। फिर आता है साबित नहीं हुआ, जब कोई तथ्य साबित नहीं हुआ, जब वह न तो साबित हो नहीं न साबित। तीन चीज आगे, तीन डेफिनेशंस है, और स्पेशली 2I पर थोड़ा फोकस करना, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन किस चीज की है, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए भाई, ये बताइए। ठीक, और देखो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहला चाहिए सब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट्स के लिए पहला क्या चाहिए, सब्जेक्ट। चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूरत है कि नहीं है सब्जेक्ट मैटर की। भाई डॉक्यूमेंट्स किसी ना किसी बात को तो डालेंगे, तो पहला कोई विषय होना चाहिए। ठीक, दूसरा किसी भी पदार्थ पर हो सकता है। पदार्थ का मतलब आधार होता है, वो पदार्थ क्या हो सकता है, आपका पेपर भी हो सकता है, कागज भी हो, सॉरी बस भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, बॉक्स भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है, भाई किसी ना किसी चीज पे तो लिखोगे, बेस तो चाहिए कि नहीं चाहिए, दस्तावेज के लिए गवाह में बना दोगे, नहीं, हवा में तो थोड़ी सी देरी बनता है, बनता तो है हवा में भी, बना देते हैं, लेकिन कितनी देर, थोड़ी सी देर, तो उसका एग्जिस्ट अस्तित्व तो रहा ही नहीं ना। और तीसरा, तीन चीजें हो सकती हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, फिगर्स भी हो सकती है, और मार्क्स भी हो सकते हैं, यानी शब्दों में, अंकों में, या चिन्हों में हो सकते। समझे? अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे को नहीं पता कि आप कितने लोग यहाँ आए हो, पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, और मेरे को आपकी काउंटिंग करनी है। आप जब अंदर घुसने लगे तो मैंने एक लाइन खींची, एक लाइन खींची, फिर एक लाइन खींची, फिर एक लाइन, यानी जितने लोग आप एंटर किए उतनी मैंने लाइनें बना दी। और जब आप जाने लगे तो मैंने उन लाइनों को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक, ये मेरी क्लास का रिकॉर्ड हो गया कि मेरी क्लास में आज कितने बच्चे आए, हो गया कि नहीं हो गया।
पहली शर्त पूरी कर रहा है। भाई मेरे बच्चों की क्लास का रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, तो कोई ना कोई बेस चाहिए ना, बेस क्या है, दीवार है। और तीसरा, डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ में चोट लगी, ब्लड निकलने लगा, मैंने यूं किया और दीवार पर ब्लड का चिन्ह बन गया। डॉक्यूमेंट्स है क्या? मैं तीनों शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं? ब्लड का निशान हो गया। क्या हो गया? ब्लड का निशान हो गया। ब्लड का निशान हो गया। बैठ बैठ। पहला ब्लड का निशान हो गया, दूसरा बेस हो गया, वही दीवार। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स है। देखो तीनों शर्तें ये भी पूरी कर रहा है और तीनों शर्तें ये भी पूरी कर रहा है, लेकिन उसके बाद में, तीनों शर्त पूरी करने के बाद में, इसके डेफिनेशन में लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। किस चीज का? इसको बनाने का उद्देश्य लिखा कि अगर डॉक्यूमेंट्स आप ऑब्जेक्ट के लिए कि आगे ये एविडेंस में क्या, यानी आपको उसे अभिलिखित करने का, रिटर्न में करने का इंटेंशन है, तो वो डॉक्यूमेंट्स। और अगर रिटर्न में करने का आपका वो नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। ब्लड का चिन्ह क्यों है? कैसे बेटा? भाई हमारी तीनों शर्तें पूरी हो रही है, मेरा लिखने का उद्देश्य था क्या? भाई ये तो एक सडन था, ब्लड आयर मैंने यूं कर दिया। और यहां पर तो ध्यान रखना, ये तीनों शर्त पूरी करने के बाद भी क्या दिया हुआ है कि इसे रिटर्न करने का हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही वो डॉक्यूमेंट्स है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उस लास्ट वाली जो लाइन है, उसी को एग्जामिनर प्रॉब्लम बना करके क्वेश्चन, कि जहां पर भी डॉक्यूमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना हो, वहां उस लास्ट लाइन को, जो ये लास्ट में लिखी हुई है ना, कि जो उस विषय के अभिलिखित करने के प्रयोजन से उपयोग में किए जाने के लिए आश्रित हो या उपयोग किया जा सके, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, दे रखा है ना। then ones of those mean intend to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लेना। दस्तावेज की डेफिनेशन की प्रॉब्लम यहीं से बनाता है एग्जाम। आगे बात समझो, और क्वेश्चन मार्क बना। दस्तावेज की डेफिनेशन की यहीं से बनाता है प्रॉब्लम एग्जामिनर। कहां से? ऑब्जेक्ट से। बाकी चारों का, तीनों कंटेंट्स तो हर जगह पूरे हो जाएंगे। देखो, कोई विषय अभिप्रेत है जो पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित है, अन्यथा अभिलिखित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोग से उपयोग किए जाने के लिए आश्रित या उपयोग किया जा सके। ठीक। और यहां तक की डेफिनेशन कहां थी? इंडियन एविडेंस एक्ट में थी। और बीएसए में ये लास्ट लाइन और जोड़ दी गई, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित, दैट एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, है ना।
पुरानी डेफिनेशंस में ये नहीं था, और नई वाली डेफिनेशंस में ऑब्जेक्ट के बाद एक लाइन और जोड़ दी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी क्या है, शामिल। फिर उन्होंने कहा कि एक रिटर्न इज राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट्स, अभिलेख एक दस्तावेज। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्टेड एंड फोटोग्राफ्टेड आर डॉक्यूमेंट्स। मैप और प्लान डॉक्यूमेंट्स होता है। इंस्क्रिप्ट और मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट्स। एक सेरिकल्चर इज डॉक्यूमेंट्स। सेरिकल्चर का मतलब होता है कार्टून वगैरह, ये भी क्या होता है, पुरानी में ये 5 इलस्ट्रेशन दिए हुए थे, किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहां छठा और दे दिया, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कहां कहां मिल सकता है? आपने कोई लैपटॉप में टाइप कर रखा है, मोबाइल में टाइप कर रखा है, मेल पे है आपके, व्हाट्सएप पे है आपके, किसी और प्लेटफॉर्म पे है आपके, सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम पर है, किसी सर्वर पर है ना, जैसे डिजी लॉकर है मेरा, ये एक सर्वर हो गया, गूगल पे है, कहीं पर भी आपने कोई चीज डाल रखी है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर में टाइप हुआ ही हुआ, कहीं पर भी कोई भी चीज डली हुई है, दिस इज। पहले क्या था, एविडेंस एक्ट में समझना, कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज क्रिएट की और मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, ठीक, मूल डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, मेरे पास। किसके पास है, तो मैंने कोई चीज बनाई, मान लो कोई पिक्चर बनाई मैंने, और वो पिक्चर की फोटो मैंने आपको सेंड कर दी, ठीक, तो ओरिजिनल कहाँ है, और आपके पास उसकी कॉपी गई है। मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, तो सेक्शन 65 बी का सर्टिफिकेट कौन देगा, भाई या तो मैं दूं, मैं दे नहीं रहा, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो क्रिएट ही नहीं किया। और है कहां पर, फेसबुक के पास या व्हाट्सएप के पास, तो 65 बी का सर्टिफिकेट कौन दे, कौन दे, फेसबुक दे या व्हाट्सएप दे, और उसके लिए हमें अमेरिका जाना पड़े, और अमेरिका कोई जाए नहीं, वो डॉक्यूमेंट साबित ही नहीं होते थे, वो डॉक्यूमेंट्स साबित ही नहीं होते थे। इस बार इन्होंने नया एक्ट बनाया, उसके सेक्शन 62 में इन्होंने प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन कर दिया। बनाने वाला, और अगर मैंने आपको फॉरवर्ड किए और आपके पास वो कॉपी है, उसे ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी माना जाए। अब उसके लिए आप भी सर्टिफिकेट दे सकते हो, मैं भी दे सकता, एक बार सेक्शन 62 को देखो, बड़ी शानदार डेफिनेशन बनाई इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, बीएसए। ये जो नया प्रोविजन है, इसको आगे बात समझ।
है 57, सॉरी 57 में दे रखा, सॉरी। इसका फोर्थ वो देखो, एक्सप्लेनेशन। और 6 देखो, इसका एक्सप्लेनेशन 6, 57 का, सॉरी, एक्सप्लेनेशन 4 और 6। समझ गए? किसी भी मोड में ये सारे के सारे क्या हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि आपके ईमेल पर हो, सर्वर पर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस संग्रहित वॉइस मेल एक दस्तावेज है। इसके 6 को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। आगे बैठो, इसके 6 को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। और एग्जामिनर इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा, नई बात जोड़ी। जब पिछली एविडेंस एक्ट थी ना, उस एविडेंस में सबसे बड़ी कमी ये थी कि एविडेंस की डेफिनेशन अधूरी थी। न तो इन्होंने एविडेंस को डिफाइन किया था, जो पुराने जितने भी थे ना लेक्चरर, उनकी सारी किताबों में कमेंट यही आता था कि एविडेंस एक्ट की न तो इन्होंने डेफिनेशन दी, केवल एविडेंस के प्रकार बताए और प्रकार भी पूरे नहीं बताए। तो एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन क्या है? एविडेंस एक्ट में एविडेंस की डेफिनेशन को क्या रखा गया है? अधूरी। और आज भी अधूरी। कल इसको पूरी करते हैं। अभी 5 मिनट में अपन SC ST स्टार्ट करेगा, उसका मैं लिंक भेजता हूं आपको, है ना।